Hello dear students, in the previous video of second chapter we have discussed about the ideas of three groups, that is the radicals, liberal and the conservatives. Now let's just start this next video and see what changes and reformation come after their ideas. सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स है ना, ये एक ही विचारधारा के लोग थे देखा जाए तो। ये चाहते थे रिवोल्यूशन आए किसमें, यूरोप्स में। यूरोप की जो गवर्नमेंट है ना, तो उन गवर्नमेंट में क्या है, जो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आए, रिवोल्यूशन आए 1815 में। तो इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, दे बिकम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्च। तो ये जो विचारधारा से जुड़े हुए अलग अलग लोग थे है ना, इन्होंने फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में भी रेवोल्यूशन एक्टिविटी स्टार्ट की, सो दैट दे ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग मोनार्च। तो वो राजशाही को ताकि वो ख़त्म कर सकें। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस। तो नेशनलिस्ट जो थे उस समय वो बात कर रहे थे राष्ट्र को बनाने की, ठीक है। वो बात कर रहे थे जहाँ पर सभी सिटीजन के अधिकार होंगे, ठीक है। वेयर ऑल द सिटीजन हैव इक्वल राइट, जहाँ पर सभी सिटीजन के राइट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, अधिकार बराबर होंगे। आफ्टर 1850 गुज़प्पे मज़ीनी एन इटालियन नेशनलिस्ट conspire with other to achieve this in Italy. Nationalist elsewhere, including India, रीड हिज राइटिंग। तो यहाँ पर गज़प्पे मज़ीनी जो एक नेशनलिस्ट थे, इटालियन नेशनलिस्ट थे है ना, तो उन्होंने इटली में इस विचारधारा को, यानी कि जो मतलब मोनार्च था, यानी कि जो राजशाही थी, उसको हटाने की उन्होंने कोशिश की, ठीक है। और नेशनलिस्ट पूरी दुनिया में ही, जैसे कि इंडिया में भी, इंडिया को भी मिला के भी, तो गज़प्पे मज़ीनी के है ना, उनके जो आर्टिकल्स थे, उनकी जो राइटिंग थे, वो भी वहाँ पर पढ़ रहे थे और उनसे भी काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित हो रहे थे, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब धीरे धीरे वो दौर आ गया जब विचारधारा से लोग सोशलिज्म की अभी तक जुड़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके सोशलिज्म यूरोप में भी आना स्टार्ट हो गया। Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. By the end of 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attract widespread attention. तो यहाँ पर ये है कि सोशलिज्म अब एक ऐसी चीज़ थी जो सोसाइटी में आना स्टार्ट हो गई थी, है ना। और लोग बाग सोचने लगे थे कि आगे चल के सोसाइटी कैसे लगेगी अगर हमने उसमें सोशलिज्म भी इंक्लूड किया तो आपको मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो सोशलिज्म एक ऐसी विचारधारा, एक पॉलिटिकल विचारधारा है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो ऐसी पॉलिटिकल विचारधारा है जिसमें किसी इंडिविजुअल पर्सन पर ध्यान ना दे के, है ना, पूरी सोसाइटी के बारे में, पूरे राष्ट्र के बारे में, है ना, पूरे नेशन के बारे में सोचा जाता। सो अकॉर्डिंग टू दिस सोशलिज्म, जो धन और संपत्ति यानी कि वेल्थ और जो असेट है या प्रॉपर्टी है, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है ना, वो किसी एक व्यक्ति के अधीन नहीं होनी चाहिए, है ना। राष्ट्र का उस संपत्ति पर बराबर हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो संपत्ति है ना और धन है, उस पर पूरे राष्ट्र का बराबर क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। यानी वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है ना, और वो किसी एक पर्सन को पावर देने में इंटरेस्टेड नहीं रहती। तो ये था सोशलिज्म, ठीक है। और ये सोशलिज्म था, अब ये वाइड स्प्रेड होता जा रहा था, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था सोशलिज्म, है ना, क्योंकि इसमें जो पावर थी वो कंसंट्रेशन नहीं थी किसी एक पर्सन पे, क्योंकि ये जो मोनार्च था, जो राजशाही था, है ना, उसको हटाने की बात कर रहा था। तो यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। एक सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी के कैसे ऑपरेट करेगी, एंड हाउ वुड बी द एंड व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। और सोशलिस्ट सोसाइटी का क्या आधार होगा, ठीक है। तो जो हमारे सोशलिस्ट थे, है ना, उस समय के जो सोशलिस्ट थे, उनके फ्यूचर को लेके अलग अलग विजन थे, अलग अलग उनके विचार थे, है ना। कुछ का मानना था
कि जो कोऑपरेटिव का आइडिया है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी। इसमें क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति की पूंजी मतलब कैपिटल, है ना, किसी एक व्यक्ति का प्रॉपर्टी, या हम ये कह सकते हैं कि मनी यूज़ नहीं की जाती, है ना। इसमें काफ़ी सारे लोग मिलके अब पैसा लगाते हैं और अपना जो बिजनेस होता है, जो कार्यभार होता है, वो सब मिलके करते हैं। तो इसमें कोई एक व्यक्ति पूंजीपति नहीं होता, या कोई एक व्यक्ति हम कह सकते हैं कि पैसे नहीं लगाता। तो सभी मिलके इसमें काम करते हैं और सभी प्रॉफिट कमाते हैं, सभी पैसा कमाते हैं इसमें। तो सबका भलाई के लिए ये वर्क करता है, सबके मतलब हम कह सकते हैं कि वेलफेयर के लिए वर्क करता है यहाँ पे, है ना। तो एक आइडिया था उसमें से कि हम कोऑपरेटिव स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हम हमारी सोसाइटी में कोऑपरेटिव बेस पर काम कर सकती है। तो रॉबर्ट ओवेन, जिनका जो कार्यकाल था 1771 से 1858 तक का रहा, ये एक इंग्लिश के लीडिंग मैन्युफैक्चरर थे, है ना। और उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसका नाम न्यू हार्मनी रखा गया, जो कि इंडियाना यूएसए में थी, है ना। कुछ सोशलिस्ट और थे जिनको लगा कि जो कोऑपरेटिव है वो इतनी बड़े स्केल पे इतना बड़ा काम नहीं कर पाएगी, है ना। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव्स। तो उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट ही अगर एनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को, है ना, तभी कोऑपरेटिव्स वर्क कर सकते हैं। फ्रांस में जैसे कि लुइस ब्लैंक, है ना, जिनका समय जो था वो 1813 से लेके 1882 तक रहा, ये उनका जन्म काल, है ना। और वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स, है ना। उनका ये मानना था कि अगर गवर्नमेंट एनकरेज करती है कोऑपरेटिव्स को तो वो कैपिटलिस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट का इसमें मेन रोल होना चाहिए। कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएटेड ऑफ पीपल, यानी कोऑपरेटिव्स, वही यहाँ पे कोऑपरेटिव की डेफिनेशन बताई गई है। कोऑपरेटिव किन लोगों से मिलके बनती है? सहयोग, लोगों के सहयोग से मिलके बनती है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट कार्ल मार्क्स। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1818 से लेके 1883 तक रहा, है ना, ये इनका जीवन काल था। फेडरिक ईगल्स, इनका जो टाइम था वो 1820 से 1895 तक रहा, है ना, ये इनकी जीवन काल है। एडेड देयर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट, मार्क्स आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट, है ना, एंड कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल, इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। तो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स थे ये बहुत फेमस हैं, आपने सभी ने इनका नाम शायद सुना होगा। तो मार्क्स का ये कहना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट की सोसाइटी है, पूंजीवादी, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट जो होते हैं, है ना, वो फैक्ट्री में पैसा लगाते हैं अपना, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज में, है ना। और जो प्रॉफिट है कैपिटलिस्ट का, है ना, उससे प्रोड्यूसर वर्क करते हैं, तब जाके कैपिटलिस्ट का जो प्रॉफिट है वो प्रोड्यूस होता है, ओके। तो द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट बी इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो जब तक जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं वो मज़दूरों द्वारा कमाया हुआ प्रॉफिट अपने पास रखेंगे, वो जब तक उनको नहीं बांटेंगे मज़दूरों में उस प्रॉफिट को, तब तक मज़दूरों की जो कंडीशन है, जो वर्कर की पुअर कंडीशन है, वो सेम ही रहेगी, ठीक। सो अगर मार्क्स का ये मानना था कि अगर जो वर्कर हैं अगर उन्हें अपने आप को फ्री करना है, ठीक है, तो उनको एक ऐसी सोसाइटी बनानी होगी जिसमें जो प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल हो, ठीक है। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो ऐसी सोसाइटी को हम कम्युनिस्ट सोसाइटी कहेंगे। ही वॉज कन्विंस्ड दैट द वर्कर वुड ट्रम्प्ड in their conflict with capitalist, a communist society was the natural society of the future। तो इस प्रकार से वो पूरी तरीके से कन्विंस थे कि जो वर्कर हैं, है ना, उन्हीं की वजह से कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी को बनाते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, है ना। और अगर सोसाइटी को वर्कर के साथ चलना है तो फ्यूचर में उसको कम्युनिस्ट सोशलिज्म पे ऊपर ध्यान देना होगा। Support for socialism. By 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। जो सोशलिस्ट के आइडियाज थे वो यूरोप के थ्रू स्प्रेड होना शुरू हो गए। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म अ इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। तो जो सोशलिस्ट थे उन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म की, है ना, जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। Workers in England, Germany began forming association to fight for better living and working condition. They set up fund
to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and right to vote। अब देखिए जो वर्कर काम करते थे इंग्लैंड में और जर्मनी में, उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई, ठीक है, ताकि ये लोग बेटर लिविंग, अच्छी लिविंग कंडीशन के लिए और अच्छी वर्किंग कंडीशन के लिए फाइट कर सकें कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में, है ना। और इन लोगों ने टुगेदर मतलब एक साथ मिलके इन्होंने सेटअप किया फंड, ताकि इस इनकी जो एसोसिएशन है उसमें जो मेंबर्स हैं उनकी वो हेल्प कर सके, है ना। मतलब डिस्ट्रेस के टाइम पर या किसी वीक टाइम पे अगर किसी मज़दूर की अगर मदद करनी है ना, तो वो उन्होंने जो फंड सेटअप किया था ताकि वो उससे उनकी मदद कर सकें, ठीक है। और उनको वोटिंग का भी अधिकार चाहिए था, है ना। तो इसके लिए उन्होंने भी एसोसिएशन फॉर्म की थी। In Germany, these association work closely with social डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। जर्मनी में ये जो एसोसिएशन थी वो एसपीडी यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम कर रही थी, है ना, और हेल्प कर रही थी उनकी पार्लियामेंट्री सीट को सेटअप करने में, ठीक है। 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म द लेबर पार्टी। सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन ने मिलके लेबर पार्टी फॉर्म की। तो जो लेबर पार्टी थी वो ब्रिटेन में बनी और जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो फ्रांस में बनी, है ना। तो यूनियन थे ट्रेड यूनियन, उन्होंने लेबर पार्टी बनाई थी ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी वो फ्रांस में बनी थी, ठीक है। 1914 तक, है ना, सोशलिस्ट जो थे वो कभी भी यूरोप में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन इनके जो आइडियाज़ थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उनकी जो शेप थी वो लेजिस्लेशन में आ चुकी थी, है ना। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में उनके आइडियाज़ को जगह मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स ही रन कर रहे थे, ठीक है। सो हेयर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ पेरिस। ठीक है, यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी हैं, है ना, वो गवर्नमेंट से कंट्रोल ले रहे हैं। यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने गवर्नमेंट से कंट्रोल टेकन ओवर किया है, ओके। और उन्होंने अपना रेड फ्लैग यहाँ पर होस्ट किया था। सो रशियन रेवोल्यूशन, तो रशियन रेवोल्यूशन का जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो सोशलिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट, जो रशिया की गवर्नमेंट थी, उनको टुक ओवर किया, है ना। और इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था। ये 1917 में हुआ था। वहाँ से जो मोनार्च थे, है ना, जो राजशाही थी, उसको हटा दिया गया फेब 1917 में, है ना। और ये जो इवेंट था ये अक्टूबर तक नॉर्मली कहा गया रशियन रेवोल्यूशन। सो हाउ डिड दिस कम अबाउट, तो ये रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे जो मोनार्च था, वहाँ का जो राजशाही थी, उसको हटाया गया और सोशलिस्ट ने उस जगह को कैप्चर किया और वहाँ पर गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म की, है ना। व्हाट वाज द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, तो रशिया में उस समय कैसी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन रही होंगी जब ये रेवोल्यूशन हुआ। तो इन बातों को समझने के लिए हमें समझना होगा, है ना, कि कुछ समय पहले रशिया में क्या हो रहा था रेवोल्यूशन से पहले, ओके। So here on the screen you can see the monarch of Russia, that is the Tsar Nicholas II in the White Hall of Winter Palace, St. Petersburg 1900। तो रशिया के जो मोनार्च थे, है ना, ज़ार निकोलस सेकंड, ये उनकी एक पिक्चर आप देख सकते हैं। ये वाइट हॉल में है विंटर पैलेस के सेंट पीटर्सबर्ग में, और ये जो पिक्चर थी ये 1900 में ड्रॉ की गई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर इन 1914। In 1914, ज़ार निकोलस II ruled Russia and its empire। तो जो ज़ार निकोलस II, है ना, 1914 में इन्होंने रशिया और उसके जो साम्राज्य था उस पर रूल करते थे, है ना। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, रशियन एम्पायर इंक्लूडेड द करंट डे फिनलैंड, लिटाविया, लिथुनिया, एस्टोनिया एंड पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ज़ार निकोलस का जो राज्य है ना, तो उनका जो एम्पायर है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, फिनलैंड, लिटाविया, ये पूरा मैंने पार्ट बताया आपको, है ना। और यहाँ से लेके वो पैसिफिक ओशियन तक फैला हुआ है ना। और आज जैसे हम सेंट्रल एशिया कहते हैं, एज वेल एज द जॉर्जिया, है ना, आर्मेनिया एंड अजरबियन, तो ये पूरा पार्ट था। द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included the Catholics,
प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, है ना। तो जो रशिया थी उसमें जो सबसे बड़ा रिलीजन फॉलो होता था वो क्रिश्चियनिटी फॉलो होता था, और ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से निकले थे। मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टरपंथी, है ना। तो ये जो चर्च था ये ग्रीक चर्च था, है ना। लेकिन जो इसके एम्पायर थे उसमें कैथोलिक, है ना, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी शामिल थे, है ना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एम्पायर था। ओके, सो हेयर अ मैप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देखिए इस मैप में आप अलग अलग कलर देख सकते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर है ना, और इसमें जो ग्रीन कलर है वो आपका एलाइड पावर का है, ठीक है। देखिए पिंक कलर है जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी है, ये यहाँ पर सेंट्रल पावर है ना। और देखिए स्पेन, यहाँ पर स्पेन का जो कलर है, स्वीडन का कलर है, डेनमार्क का कलर है, ये सब हैं आपके न्यूट्रल, ठीक है। और जो ऑटोमन एम्पायर आप देख सकते हैं ये सेंट्रल पावर के साथ आगे चल के क्या बनाएगा, एलाइड बनाएगा, मतलब ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो ये एक यूरोप का मैप था उस समय, और इसमें ये आप एलाइड देख सकते हैं कि देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये सेंट्रल पावर के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। Now let's talk about the economy and society, ठीक है ना। At the beginning of 20th century, the vast majority of the Russia's population was agriculture। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रशियन रेवोल्यूशन से पहले क्या स्थिति थी, क्या कंडीशन थी रशिया की, ठीक है। तो 20th सेंचुरी की बिगनिंग में जो रशिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन थी वो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। 85% रशिया का जो एम्पायर था और जो उसकी पॉपुलेशन थी वो अपनी अर्निंग एग्रीकल्चर से अर्न करते थे, है ना। दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन इन द मोस्ट यूरोपियन कंट्री। और ये जो प्रपोर्शन था ये बाकी यूरोपियन कंट्री से काफ़ी ज़्यादा था। मतलब सबसे ज़्यादा जो रशिया के लोग थे वही अपनी अर्निंग किससे अर्न करते थे, एग्रीकल्चर से, ठीक है। इन फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस में 40% और जर्मनी में 50% लोग एग्रीकल्चर से अपनी अर्निंग अर्न करते थे, ठीक है। इन एम्पायर कल्टीवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड। रशिया वॉज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। तो ये जो पूरा एम्पायर था इसमें जो कल्टीवेटर थे, यानी कि जो एग्रीकल्चर में काम किए, मतलब जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, है ना, ये लोग मार्केट के लिए भी ग्रेन्स प्रोड्यूस किया करते थे, है ना, और अपनी खुद की ज़रूरत पूरी करने के लिए भी, ओन कंजम्पशन के लिए भी ये प्रोड्यूस किया करते थे ग्रेन्स को, ठीक है। और रशिया उस समय सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता था ग्रेन्स का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर था वो कहाँ पे होता था, यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा था रशिया में, ठीक है। तो ये मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का। जो बड़े इंडस्ट्रियल एरिया थे उस समय वो सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को में मिला करते थे, या मॉस्को में सिचुएटेड थे। क्राफ्टमैन जो थे, है ना, वो ज़्यादातर प्रोडक्शन किया करते थे चीज़ों का, है ना। लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी एग्जिस्टेड अलोंग साइड द क्राफ्ट वर्क के साथ में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी वर्क करती थी, है ना। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री जो थी वो सेटअप हुई थी 1890 में, है ना, जब रशिया ने रेलवे नेटवर्क को एक्सटेंड किया था, है ना, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इंक्रीज़ हुई थी, है ना। कोल का जो प्रोडक्शन था वो डबल कर दिया गया था, और आयरन एंड स्टील का जो आउटपुट था उसको भी क्या किया गया था, 5 गुना बढ़ा दिया गया था, यानी 4 गुना हम कह सकते हैं, है ना। क्वार्टरली उसका इंक्रीज़ हो गया था, है ना। बाय 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1900 में, है ना, काफ़ी सारी जो एरियाज़ थे, फैक्ट्री एरिया थे, या जो काफ़ी सारे क्राफ्टमैन थे वो अब इक्वल नंबर में थे, ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। जो ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी, है ना, वो किसकी प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉपर्टी थी, मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन की वो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ठीक है। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर द मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आर। तो उस समय जो गवर्नमेंट का रोल था वो ये था कि वो ज़्यादातर बड़ी फैक्ट्री को सुपरवाइज़ किया करते थे, ताकि जो वहाँ काम करने वाले मज़दूर हैं उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस मिले, है ना, और उनका जो समय है यानी कि जो वर्किंग आवर है वो भी क्या किया जाए, लिमिटेड किया जाए, ठीक है। Condition varied
फ्रॉम रूम टू डोरमेट्रीज, ठीक है ना। और वहाँ पर लेबर को रहने के लिए जो जगह थी वो भी दिया जाती थी, है ना। किसी किसी जगह पर रूम दिए जाते थे और कहीं कहीं डोरमेट्रीज होते थे। डोरमेट्रीज में बता दूँ, एक बड़ा सा रूम होता है ना। और वहाँ पर काफ़ी सारे जो बेड्स हैं वो एक साथ प्लेस किए जाते हैं ना। और बेड एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, इस हिसाब से डोरमेट्रीज बनती है। यहाँ पर एक ही बड़े से हॉल में मल्टीपल बेड लगा दिए जाते हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ रह सकते हैं, है ना। तो जो एकोमोडेशन था, जो रहने की जगह थी, वो कहीं पर रूम मिलता था फैक्ट्री वर्कर्स को और कहीं डोरमेट्रीज मिलती थी। वर्कर वर डिवाइडेड अ सोशल ग्रुप। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेजेस, है ना, फ्रॉम विच दे कम, है ना। तो देखिए जो वर्कर थे वो सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे, है ना। कुछ का स्ट्रॉन्ग लिंक था उनके विलेज के साथ जहाँ से वो आए थे, है ना। अदर हैड सेटल्ड इन सिटी, और काफ़ी सारे जो वर्कर थे वो सिटी में भी सेटल्ड हो चुके थे परमानेंटली, है ना। वर्कर वर डिवाइडेड बाय स्किल, जो वर्कर थे उनको उनके स्किल के बेस पर डिवाइड किया गया था, है ना। उनकी जो कार्य क्षमता थी उसके हिसाब से उन्हें डिवाइड किया गया था, उनकी जो कौशल क्षमता थी, है ना। A metal worker of St. Petersburg recalled, metal worker consider themselves the aristocrat among the other worker। तो जो वर्कर थे जिनके पास स्किल था किसका, मेटल का वर्क करने का, है ना, उनको कहा जाता था सेंट पीटर्सबर्ग का मेटल वर्कर, है ना। और ये सबसे एरिस्टोक्रेट, मतलब ये सबसे इनको सबसे ज़्यादा वर्कर में जो सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस थे वो इन्हीं वर्कर को मिलते थे, मेटल वर्कर को, ठीक है। आगे देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, क्योंकि उनकी जो ऑक्यूपेशन था उसमें ज़्यादा स्किल और ज़्यादा ट्रेनिंग की डिमांड की जाती थी। मतलब एक वर्कर को ट्रेनिंग और उसके पास काफ़ी हुनर भी होना चाहिए काम करने का। तो जो टोटल लेबर हुआ करती थी उसकी 31% जो लेबर थी वो वुमेन हुआ करती थी, है ना। वुमेन हुआ करती थी 1914 तक, है ना। बट दे पेड लेस देन मैन, लेकिन उनको आदमियों से कम पैसा मिलता था, मैन से कम पैसा मिलता था, ठीक है ना। बिटवीन हाफ एंड क्वार्टर ऑफ men's wage, okay। So division among the worker showed themselves in dress and manner too। तो जो वुमेन्स और मेंस के बीच में जो डिवीजन था वो उनकी ड्रेस में भी दिखाई दिया करता था, है ना। सम वर्कर फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स, कुछ वर्कर जो थे वो एसोसिएशन बनाकर हेल्प करते थे अदर अनएम्प्लॉयड वर्कर्स की, है ना। और उनकी जो फाइनेंशियल हार्डशिप हुआ करती थी वो इस एसोसिएशंस की वजह से थोड़ी कम हो जाया करती थी। तो यहाँ पर वर्कर जो का जो एसोसिएशन था वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड था।